प्रिय बंधु, सादर नमस्कार। इस समय कोरोना संक्रमण से देश त्राहि त्राहि कर रहा है, लेकिन देश में सभी प्रकार की गतिविधियां सीमित दायरे में सही लेकिन हो रही हैं। चुनाव भी हुए पिछली बार, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुए, बंगाल और अन्य 4 प्रांतों के असेंबली चुनाव भी हुए। चुनाव के समय में तो कोरोना संक्रमण उतना घातक नहीं था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ा, अन्य प्रांतों में तो चुनाव हो गए थे, लेकिन बंगाल में चुनाव 8 चक्रों में थे। 4 चक्रों के चुनाव समाप्त होने के पश्चात ये कोरोना संक्रमण भयावह स्थिति में पहुंच गया। फिर तो यही लगने लगा कि ऐसी परिस्थितियों में चुनाव होना ही नहीं चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, चुनाव स्थगित कौन कराए। चुनाव स्थगित हो सकता था। चुनाव से डरने वाले, भागने वाले लोग हाई कोर्ट की शरण में जाते, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाते और सुप्रीम कोर्ट से निर्णय करा करके केंद्र सरकार को बाध्य कर देते कि चुनाव आयोग के आगे हाथ जोड़ती केंद्र सरकार, कहती कि हम व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, हम कोरोना संक्रमण में फंसे हुए हैं और चुनाव पर अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं, और ममता बनर्जी की सरकार को ही बंगाल में आगे जारी रहने दिया जाए। लेकिन ये काम तो इन लोगों ने किया नहीं, क्योंकि ऐसा करने से शायद वो बदनाम हो जाते। वो तो चाहते थे कि हर प्रकार से, हर हालत में सारी बदनामी मोदी सरकार के ही मत्थे आनी चाहिए। इसलिए चुनाव प्रचार में धुआंधार प्रचार किया। लोगों ने तरह तरह के ड्रामे भी किए, झूठी सहानुभूति को अर्जित करने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां भी की। लेकिन गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के दौरे की वजह से जब बड़ी बड़ी रैलियां भाजपा के समर्थन में भी हुई तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दूसरे प्रकार से देखा जाए, क्या केंद्र सरकार चुनाव स्थगित कर सकती है? 5 साल का चुनाव कार्यकाल होता है। 5 साल के पूर्ण होने के पहले ही चुनाव हो जाने चाहिए, नहीं तो संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए चुनाव आयोग तिथि निर्धारित करता है, सरकार के साथ बैठ करके वार्ता करता है, केंद्र अथवा राज्य सरकार के साथ बैठ करके अपना चुनावी शेड्यूल निर्धारित करते हैं, सारी सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए सरकारों से कहते हैं और निर्धारित समय के पूर्व चुनाव पूर्ण करके परिणाम घोषित करके सरकार के पास भेज देते हैं, जिससे कि नई सरकार बन सके। मोदी सरकार तो ये चुनाव स्थगित कर नहीं सकती, क्योंकि उनको चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का भी ख्याल है, जुडिशरी का, मीडिया का, सभी स्वतंत्र संस्थाओं के अधिकारों को वो पूर्ण करना चाहते हैं, किसी के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहते हैं। मोदी ने पिछले 6-7 वर्षों में किसी भी स्वतंत्र संस्था के अधिकारों को कट नहीं किया है। इन परिस्थितियों में मोदी की जो प्रकृति है उसके अनुसार लोकतंत्र को मजबूत करने की उनकी प्रकृति है। हाँ, कांग्रेस अगर होती तो जरूर करती, उसने किया भी है। सन 1975 में जस्टिस सिन्हा के इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के बाद इंदिरा जी को इस्तीफा देना चाहिए था। इस्तीफा न दे करके और न ही वो सुप्रीम कोर्ट गई, बल्कि उन्होंने संपूर्ण देश में आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी। जनता के सभी जो मूल अधिकार हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया, सारे नेताओं को अंदर बंद कर दिया, मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी और शासन चलाए। कांग्रेस आज भी जवाब नहीं दे पाती। लोकतंत्र का गला घोटने के इस कुकृत्य को वो चाहती है कि कोई दूसरा भी करे और खासतौर से मोदी सरकार करे। इसलिए कोरोना संक्रमण की इन भीषण परिस्थितियों का पूर्ण रूप से चुनावों पर ठीकरा फोड़ते हुए, क्योंकि जानते हैं उनको तो चुनाव में कुछ मिलने वाला नहीं है। भाजपा सरकार की संभावना है कि वहां बंगाल में सरकार बना ले, इसलिए वो चाहते थे कि भाजपा चुनाव को स्थगित कर देती और जिससे कि ये जनता में भावना जाती
कुप्रचार करने का उनको मौका मिलता कि मोदी तानाशाह हैं, मोदी समय पर चुनाव नहीं करा सके, मोदी हरदम के लिए प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं। मोदी के समय लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है। आगे हो सकता है कि लोकतंत्र के लिए, देश की आज़ादी के लिए फिर से संघर्ष करना पड़े। इस तरह का अनाप शनाप जाने क्या क्या सारी विरोधी पार्टियां ये कहती, और इसके अलावा भी बहुत सारे अनर्गल प्रलापों को वो। अब जब चुनाव प्रचार चालू हुआ तो ये था कि बंगाल के बाहर से आए हुए लोग बंगाल में कोरोना फैला रहे हैं, बंगाल के लोग एकत्र आ रहे हैं, ओवैसी साहब आ रहे हैं, कम्युनिस्ट दूसरे प्रांतों से आ रहे हैं, उनकी रैलियां हो रही, उससे कोरोना नहीं बढ़ रहा है। कोरोना केवल बढ़ रहा है तो मोदी और अमित शाह की रैलियों से बढ़ रहा है। मीडिया ने ऐसा काफ़ी प्रचार किया। निस्संदेह बंगाल के चुनाव को जितना अहमियत भाजपा के शीर्ष नेताओं ने दी, वो वास्तव में सोचने समझने और विचार करने की बात है। अन्य प्रांतों के भी चुनाव होते रहे, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में केंद्रीय नेताओं ने किसी भी चुनाव में भाग नहीं लिया। खास तौर से मोदी और अमित शाह ने बंगाल के चुनाव को एक अस्मिता का चुनाव बना रखा था। इसकी परिस्थितियों को भी आसानी से समझा जा सकता है। कुछ वर्षों पहले आपने देखा था बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से आसाम में दुर्गति क्या हो गई थी। कितने बड़े बड़े आंदोलन असम गण संग्राम परिषद जैसे संगठनों ने खड़े किए थे घुसपैठियों को बाहर करने के लिए, लेकिन वहाँ पर बहिरागत किसको कहा गया? उन्होंने भारत में अन्य प्रांतों से आए हुए वहाँ बिजनेस करने वाले, नौकरी करने वाले दूसरे लोगों को भी बाहरी कह दिया था। आसाम की स्थिति भी कितनी भयानक हो गई थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रीय शक्तियाँ वहाँ मजबूत हुई हैं। भारत के अन्य प्रांतों को बाहरी कहने वाले लोग कमज़ोर पड़े हैं। बाहर के प्रांतों से गए हुए लोगों पर हमले होते थे और उनको इंडियंस गो बैक के नारे भी लगाए जाते थे, लेकिन वो परिस्थितियाँ अब नहीं हैं। बंगाल की स्थिति उससे ज़्यादा खतरनाक है। 1/3 बंगाल पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के अतिरिक्त रोहिंग्या घुसपैठियों का कब्जा हो चुका है। ज़मीन जल पर तो कब्जा हो ही रहा है, जगह जगह वो कानून समस्या पर भी समस्या बनते जा रहे हैं। लूटपाट, चोरी, सारे गलत कार्यों में भी लिप्त होते जा रहे हैं। बंगाल की सरकार तो उनके थोक वोट की सौदागर है। हर हालत में उसको अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, चूँकि उनका थोक वोट मिलता है, इसलिए उनको सभी को राशन पानी देने की और आइडेंटिटी प्रूफ देने की योजना और व्यवस्था बनाती है। अभी खुल करके जानकारी मिली है कि यहाँ से सन 90 के दौरान भी रोहिंग्या लोगों को कश्मीर में बसाने की भी योजना कश्मीर के नेताओं ने की थी। तो आप समझ सकते हैं कश्मीर कितनी दूर है। बंगाल तो म्यांमार और बांग्लादेश के निकट है। इन परिस्थितियों में बंगाल की ये विस्फोटक स्थिति को किसी भी राजनीतिक पार्टी ने देश का मुद्दा नहीं बनाया। कभी भी इन घुसपैठियों के बारे में, उनको बाहर करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। केवल बीजेपी ने ही इस मुद्दे को उठाया और इसलिए बीजेपी ने इसको केवल प्रांत का एक चुनाव न समझ करके एक राष्ट्रीय महत्व का विषय इसको समझा और माना। इन चुनावों में भी आपने देखा होगा, उत्तरी बंगाल में एक छोटा सा क्षेत्र है जिसकी सीमाएं आसाम से, सिक्किम से, बांग्लादेश से भी मिलती हैं। बहुत कम चौड़ा गलियारा है, उसको चिकन नेक बोलते हैं। जैसे मुर्गे की गर्दन उमेट दी जाए तो मुर्गा मर जाएगा, उसी प्रकार से इसको चिकन नेक बोलते हैं। अगर इस इलाके पर देश विरोधियों का कब्जा हो जाए तो इसके पूर्व में स्थित आसाम और अन्य सभी 7 प्रांतों का भारत से संबंध विच्छेद हो जाएगा, कट जाएगा। वहाँ पर किसी भी प्रकार की सहायता पहुँचाना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार के युद्ध की दृष्टि से रणनीतिक महत्वपूर्ण क्षेत्र चिकन नेक,
ये बंगाल के उत्तरी हिस्से में आता है और इसको चुनाव के दौरान भी और इसके पहले भी लोगों ने चिकन नेक को भारत से काटने की धमकी दी थी। इस प्रकार का ये बंगाल महत्वपूर्ण है भारत के लिए और वहाँ का चुनाव इसीलिए राष्ट्रीय अस्मिता का चुनाव, महत्वपूर्ण चुनाव हो गया और उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने केवल एक प्रांत का चुनाव नहीं, एक राष्ट्रीय अस्मिता का चुनाव माना। देश आज़ादी के पश्चात कुछ वर्षों तक बंगाल में कांग्रेस सरकार रही, लेकिन शीघ्र ही वहाँ पर कम्युनिस्टों का वर्चस्व हो गया और बहुत लंबे समय तक कम्युनिस्ट शासन चला। परिणाम ये हुआ कि पूरे कानून व्यवस्था का ही कम्युनिस्टीकरण हो गया। चौकी, थाना, किसी भी सरकारी संस्थान में एक कुर्सी लोकल कम्युनिस्ट कार्यकर्ता की होती थी और सारे कार्य पार्टी के कार्यकर्ताओं के कराने की जिम्मेवारी उस व्यक्ति की होती थी। इस प्रकार से बंगाल का शासन संपूर्ण बंगाल के लिए नहीं था, बल्कि वहाँ की कम्युनिस्ट शासन के शिकंजे में संपूर्ण बंगाल आ चुका था। इस कम्युनिस्ट की व्यवस्था से बहुत बड़ी संख्या में लोग अप्रसन्न भी हुए और समय आया जब ममता बनर्जी की एग्रेसिवनेस और चुनाव प्रबंधन से लगा कि कम्युनिस्ट चले जाएंगे। बहुत बड़ी संख्या में कम्युनिस्ट कार्यकर्ता भी कम्युनिस्टों को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस के झंडे के नीचे आ गए और ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों को सत्ता से हटा दिया और स्वयं स्थापित हो गई। लेकिन 10 वर्षों तक एक छत्र राज्य करने वाली ममता बनर्जी भी घमंड से चूर हो गई और उन्होंने भी केवल वही किया जो किसी समय कम्युनिस्ट शासन करता था। उन्होंने भी बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या घुसपैठियों का साथ लिया, उनको आईडी प्रूफ दिए। बड़ी संख्या में घुसपैठ को उन्होंने नियंत्रित करने के बजाय प्रश्रय दिया। ऐसा था बंगाल का शासन। बंगाल की जनता बंगाली अस्मिता और राष्ट्रीय अस्मिता के पुनरुद्धार की बहुत ही आवश्यकता थी। कोई दूर दूर तक ये दिखलाई नहीं पड़ता था कि इस हिस्से को भारत के साथ जोड़े रखने के लिए कौन प्रयास करेगा। अंततः मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ी। बंगाल कम्युनिस्टों की हर प्रकार से सहायता करने वाला, बौद्धिक पोषण करने वाला, आर्थिक सहायता करने वाला प्रांत है। बाकी सभी प्रांतों से कम्युनिस्टों का वर्चस्व कम होता चला गया। त्रिपुरा में भी उनकी सरकार नहीं है। केरल में और पश्चिम बंगाल में 2 ही प्रांत बचे हैं। पश्चिम बंगाल एक बड़ा प्रांत है, कलकत्ता जैसा वहाँ पर शहर भी है। इसलिए बंगाल किसी भी प्रकार से कम्युनिस्टों के हाथ में रहे, कम्युनिस्ट ऐसी विचारधारा के सेकुलरिस्टों के हाथ में रहे, ये प्रयास है और सब मिलकर के मोदी और भाजपा का विरोध कर रहे हैं। जो भी हो, कल 2 तारीख है, चुनाव परिणाम सामने है। चुनाव परिणाम यही होगा, या तो बंगाल अस्मिता और भारतीय अस्मिता की रक्षा करने के लिए भाजपा तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाएगी, अन्यथा ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार पुनः बनेगी और फिर से घुसपैठ की तीव्रता बढ़ेगी। जो 1/3 बंगाल में अभी हस्तगत किया है घुसपैठियों ने, बंगाल के अन्य हिस्सों में अपना वर्चस्व कायम करके निसंदेह वो स्थिति बनेगी कि बंगाल को भारत के साथ रखना मुश्किल हो जाएगा। ये तो कल का चुनाव परिणाम ही बताएगा कि आगे की परिस्थितियां किस दिशा में जाने वाली हैं। धन्यवाद।